दोस्तों आपका स्वागत है आर के सर पावर पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं छंद के बारे में। हिंदी व्याकरण में चैप्टर चल रहा है, जैसे हमने रस और अलंकार दोनों चीज़ें पढ़ लिए हैं अच्छे से। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और हम अगला टॉपिक की बात करने वाले हैं छंद। ठीक है, छंद जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं छंद किसे कहते हैं। ठीक है, छंद छंद किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं छंद। छंद छंद कविता की स्वाभाविक गति। छंद कविता की स्वाभाविक गति। छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप है। छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप है। नियमबद्ध रूप है। ठीक है, छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप है। सामान्य धारणा के अनुसार सामान्य धारणा के अनुसार जातीय संगीत और भाषावृत्ति भाषावृत्ति के आधार पर निर्मित लयादर्श की आवृत्ति को छंद कहते हैं। लयादर्श की आवृत्ति को छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप हैं। सामान्य धारणा के अनुसार जातीय संगीत और भाषावृत्ति के आधार पर निर्मित लयादर्श की आवृत्ति को छंद कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। छंद में निश्चित मात्रा। छंद में निश्चित मात्रा छंद में निश्चित मात्रा छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होती है। या वर्ण की गणना होती है। छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होती है। ठीक है, छंद में क्या होती है? छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं छंद में और क्या होता है। छंद के आदि आचार्य पिंगल हैं। छंद के आदि आचार्य कौन हैं? छंद के आदि आचार्य छंद के आदि आचार्य कौन है? पिंगल हैं। छंद के आदि आचार्य कौन है? पिंगल हैं। इसी से छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल शास्त्र भी कहते हैं।
छंद के आदि आचार्य पिंगल है, इसी से छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि छंद के आदि आचार्य कौन है तो आचार्य पिंगल हैं। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। किसको? छंद को। पिंगल शास्त्र किसे कहते हैं? छंद को कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा छंद। और छंद किसे कहते हैं, उसके छंद किसे कहते हैं ये सब हम जान चुके। छंद के आचार्य कौन है, इसे क्या और भी कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ हम जान चुके हैं। अब आइए बात करते हैं छंद में ही। छंद में हम बात करते हैं चरण। चरण किसे कहते हैं? चरण, प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। प्रत्येक छंद क्या होता है? प्रत्येक छंद चरणों में, प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इनको और क्या कहते हैं? इनको पद या पाद कहते हैं। पद या पाद कहते हैं। पद या पाद कहते हैं। पर देखिए, चरण क्या, छंद क्या होता है कि प्रत्येक चरणों में विभाजित होता है। इनको पद या पाद भी कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य चरणों पर चलता है, लिखेंगे कि जिस प्रकार मनुष्य क्या करता है, जिस प्रकार मनुष्य चरणों पर चलता है ना, चरणों पर चलता है, जिस प्रकार मनुष्य चरणों पर चलता है उसी प्रकार कविता भी, उसी प्रकार कविता भी चरणों पर चलती है। कविता भी किस पे चलती है? चरणों पे चलती है। ठीक है, अभी चरण क्या होते हैं उसको मैं अभी बात करूंगा। ठीक है, आप लोग कविता पढ़ते हैं तो 4 लाइन में लिखा रहता है ना, उसी को बोल रहा है। ठीक है, चलिए, प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इनको पद या पाद कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य चरणों पर चलता है उसी प्रकार कविता भी चरणों पर चलती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं उसके। एक छंद में प्रायः, आगे देखेंगे, एक छंद में प्रायः एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं जो सामान्यतः चार पंक्तियों में लिखे जाते हैं। जो सामान्यतः क्या किए जाते हैं? 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं जो सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। देखिए, जो 4 पंक्तियों की जो कविता होती है तो उसको एक छंद बोलते हैं, और एक छंद में 4 पंक्तियां होती हैं। ठीक है, उसी को छंद बोलते हैं, और छंद 4 चरणों में विभक्त होते हैं। ठीक है, किन्हीं किन्हीं छंदों में, आगे बात करेंगे, किन्हीं किन्हीं छंदों में जैसे 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 आप पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ाऊंगा इसमें, छप्पय,
कुंडलियाँ कुंडलियाँ आदि में 6 चरण होते हैं। छप्पर कुंडलियाँ आदि में 6 चरण होते हैं। किन्हीं किन्हीं छंदों जैसे छप्पर कुंडलियाँ आदि में 6 चरण होते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया छंद किसे कहते हैं, चरण किसे कहते हैं, चरण क्या क्या होता है, उसमें क्या होती है, सारी चीज़ हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग वर्ण। छंद में एक चीज़ और हमको पढ़ना रहता है, वर्ण और मात्रा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा, ठीक है। वर्ण और मात्रा किसे कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, छंद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 9 के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, 10 के, 11 के, 12 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आगे बीए के भी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एमए के भी पढ़ सकते हैं, टीजीटी पीएचडी के भी पढ़ सकते हैं। तो ये सबके लिए है, क्योंकि ये सब में है। हिंदी अगर है, हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें है, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आइए, वर्ण और मात्रा। वर्णों की गणना करते समय वर्णों की गणना करते समय वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हो अथवा गुरु, वर्ण चाहे लघु हो अथवा गुरु, वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हो अथवा गुरु, उसे एक ही माना जाता है। उसे एक ही माना जाता उसे एक ही माना जाता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं, जैसे यथा है, यथार्थ बात करते हैं। जैसे रम, रम हो गया, राम हो गया, रामा हो गया। रम, राम, रामा, तीनों शब्दों में क्या है, इन तीनों शब्दों में, तीनों शब्दों में दो दो वर्ण होते हैं। राम, राम और रामा, तीनों शब्दों में क्या है, दो दो वर्ण होते हैं। दो दो वर्ण होते नहीं, दो दो वर्ण हैं। ठीक है, एक मिनट, दो दो वर्ण हैं। यथा रम, राम, रामा, तीनों शब्दों में दो दो वर्ण हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। मात्रा से अभिप्राय उच्चारण के समय की मात्रा से है। गुरु में लघु की अपेक्षा दूना समय लगता है। जो गुरु होता है, अभी हम आगे लघु और गुरु पढ़ाएंगे। ठीक है, जब जैसे ही छंद के प्रकार पढ़ाएंगे, जैसे चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा, कुंडलियाँ, ये सब पढ़ाएंगे, उसमें आपको लघु और गुरु सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भी समझ रहे हैं कि वर्ण क्या होता है, मात्रा क्या होता है, चरण क्या होता है, छंद किसे कहते हैं। अभी सम, आगे हम पढ़ेंगे सम, अर्धसम, विषम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। गुरु में लघु की अपेक्षा, गुरु गुरु में
लघु की अपेक्षा, गुरु में लघु की अपेक्षा दूना समय लगता है। इसलिए मात्राओं की गणना दूना समय लगता है। इसलिए मात्राओं की गणना मात्राओं की एक मिनट मात्राओं की जहां गणना होता मात्राओं की जहां गणना मात्राओं की जहां गणना होती है मात्राओं की जहां गणना होती है वहां लघु की एक मात्रा होती है। लघु के लिए लघु की क्या होती है? लघु की एक मात्रा लघु की एक मात्रा होती है। लघु की एक मात्रा होती है। और गुरु की बताएं आप लोग, गुरु की दो मात्राएं होती। अभी मैं बताऊंगा कैसे होती हैं। गुरु की दो मात्राएं होती। देखिए, जहाँ पे मात्राओं का अगर गणना होगा तो वहाँ पे लघु की एक मात्रा होगी और गुरु की दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए अब लघु का संकेत क्या होता है? लघु का संकेत ये होता है। ठीक है, और गुरु का संकेत ऐसे होता है। ये गुरु का संकेत होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लघु और गुरु, वर्ण और मात्रा। आप इस वीडियो को जब 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो बार बार देखिए जब तक कि समझ में ना आ जाए। बार बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा छंद, चरण और वर्ण और मात्रा। अब बात करते हैं सम, अर्धसम और विषम। सम क्या होता है, अर्धसम क्या होता है और विषम क्या होता है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सम की बात करते हैं। सम क्या होता है? जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों, जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण या वर्ण जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों, वे सम कहलाते हैं। जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों वे सम कहलाते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए 4 चरण हैं और सबकी मात्राएं क्या एक समान हो तो वे क्या कहलाएंगे? सम कहलाएंगे। अब आते हैं अर्धसम। अच्छा, सम कौन कौन से कहलाते हैं? जैसे कौन कौन से होंगे? चौपाई हो जाएगा आपका। चौपाई कौन सा छंद होगा? सम छंद होगा। इसमें चारों चरणों की मात्रा क्या होगी? एक समान होगी। इंद्र ब्रजा,
इंद्र वज्रा, इंद्र वज्र आदि। ठीक है, तो ये सम हो गया। अब बात करते हैं अर्धसम की। अर्धसम क्या होता है? अर्धसम जिन छंदों में पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्रा, जिन छंदों में पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में जिन छंदों में पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राएं या वर्णों में समता हो या वर्णों में समता हो, वे अर्धसम कहलाते हैं। वे अर्धसम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से अर्धसम कहलाते हैं? जैसे दोहा, सोरठा, सोरठा आदि। ठीक है, आइए समछंद आप जान गए। समछंद आप जान गए। समछंद में क्या होता है कि सबकी मतलब पूरे चरणों की मात्रा क्या होती है? समान होती है, तो वो समछंद होते हैं। जैसे चौपाई और इंद्रवजा। अर्धसम क्या होते हैं कि जिनमें क्या होता है पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरणों की मात्रा या वर्णों में समता हो, समान हो। ठीक है, वे अर्धसम कहलाते हैं। जैसे दोहा और सोरठा। और आप बात करते हैं विषम। विषम विषम आइए विषम की बात करते हैं। जिन छंदों में चार से अधिक जिन छंदों में चार से अधिक जिन छंदों में चार से अधिक छह चरण जिन छंदों में चार से अधिक छह चरण छह चरण छह चरण और वे एक से न हो, वे विषम कहलाते हैं।
जैसे छप्पर और कुंडलियाँ। जैसे छप्पर और कुंडलियाँ, ठीक है। देखिए सम कौन कौन से छंद होते हैं, तो चौपाई और इंद्रप्रजा होता है। अर्धसम कौन कौन से होते हैं, दोहा और सोठा होता है। और विषम छंद कौन कौन से होते हैं, छप्पर और कुंडलियाँ होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक मतलब कि परिचय, छंद का परिचय। छंद में जो भी चरण हैं, वर्ण है, मात्रा है, सम है, अर्धसम है, विषम है, उसके बारे में हमने आज इस वीडियो में जाना। हम फिर बात करते हैं अगले वीडियो में छंद के प्रकार, कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कितने चरण होते हैं, कौन कौन से चरण सम मात्रिक हैं, कौन कौन से अर्धसम है, कौन कौन से विषम है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में परिभाषा और उदाहरण सहित हम उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।